So this is again thermodynamic discussion we are doing. If you have any doubt today, I will also take your doubt. So it's fourth lecture. From the last 4 lecture we are discussing only. Okay. And I don't want somebody saying कि सर अब मुझे फिर भी thermodynamics नहीं आता. ठीक है, तो जिनको भी अगर दिक्कत है दे कैन आस्क टुडे. तो थर्मोडायनेमिक डिस्कशन में जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, लेट्स से वन क्वेश्चन सेंड टू मी लाइक दिस कि ये पीवी है और इसमें फ्रॉम पॉइंट ए देयर इज वन प्रोसेस is like this and one process that is like this. Just to make it clear, they have, let's say इसको extrapolate किया और ये 0 से जा रही है ये वाली लाइन. So this is something like this. Like this. ठीक है, ये 0 से ऐसे जा रही है. मतलब मेरा थोड़ा सा लाइन थोड़ी सी और स्ट्रेट होनी चाहिए थी, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ऐसे y इक्वल्स टू mx वाली लाइन है ना, विच इज पासिंग थ्रू 0. और इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, क्या था क्वेश्चन, QAC बाई QAB ऐसा कुछ है. ठीक है, इंटू 10 ये बताना है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. सुशील आंसर याद नहीं पूछ रहा हूँ मैं. आई डोंट नो विच क्वेश्चन इज दिस, है ना, किसी ने मुझे भेजा था तो मैं वो बता रहा हूँ. अमन ने भेजा था मुझे. हाँ, तो राइट. अब देखो यहाँ पे बस जो बातें इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं. हो सकता है कई लोगों को ये क्वेश्चन पता भी हो, बट इनमें करना क्या है वो आप देख लो. तो जब भी ग्राफ आए ना, आप इक्वेशन देखो कि ये कौन सी है इक्वेशन. यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है P इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, यहाँ ये आपको कोई ऐसा कोई प्रोसेस आपको पता नहीं है जहाँ पे, है ना, P इक्वल्स टू लेट्स से mv लिखा हो, है ना. दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू mx, राइट. सो व्हाट विल हैपन, तो ये आपकी प्रोसेस हो गई. जो भी प्रोसेस जो हमने नहीं पढ़ी है वो सब पॉलीट्रॉपिक है, जिनमें हम P और B के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट P is to power minus, like P divided by V equals to M, or you can write P V is to power minus 1 equals to M. and M here क्या है, स्लोप है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू. सो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. तो ये क्या होगी आपकी, है ना. तो A to B ये आपकी आइसोबारिक है, A to C दिस इज पॉलीट्रॉपिक. ठीक है, अब क्या करना है, जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पता चल गया, आपको पूछा गया हीट. तो अच्छी बात ये है हीट. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि टेम्परेचर जो है वो TB पे और TC का टेम्परेचर बराबर है ना. ये आपको और दे रखा है, ये आस्क्ड है एंड दिस इज गिवन. तो आपको ये बात पता है कि हीट पूछा गया है तो आपको NCDT करना है. ठीक है, 1 मोल गैस दे रखा है, 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस. ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है कि 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है. अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस आपको हीट निकालना है. हीट इज नथिंग बट Q इज नथिंग बट NCDT. अब बस आप देख लो, फॉर आइसोबारिक AB प्रोसेस के लिए QAB इज नथिंग बट आइसोबारिक है, सो NCPDT.
अब आप इसको लिख सकते हो, n की वैल्यू 1 मोल है, Cp कितना हो जाएगा, मोनो एटॉमिक गैस है तो 5/2R। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी जो भी है यहाँ पे, दैट इज Tb माइनस TA एंड दैट इज Tb माइनस TA। A टू C क्या होगा, है ना, QAC विच इज नथिंग बट NCDT। अब यहाँ पे मुझे C निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का C डायरेक्टली नहीं पता है, उसका एक फॉर्मूला है जो मैंने ड्राइव करके बताया था, दैट इज नथिंग बट C इक्वल्स टू Cv प्लस R 1 minus n and where n is PV to power n equals to constant, तो वहां से n लाना है। तो कौन सा ग्राफ था हमारा, यहाँ पे था PV to power -1 equals to constant, तो n की वैल्यू है -1 इसमें, तो बस C क्या हो गया यहाँ पे, Cb plus R 1 minus -1, so this is R/2, so Cv plus R/2। अब आप Cv की वैल्यू लिख दो, Cv की वैल्यू क्या होती है 3/2R, ये R/2, so this is 2R, बस। तो यहाँ पे QAC आपका क्या आ जाएगा 1 2R, है ना, TC माइनस TA, बस अब आ गया आंसर। अब आपको ये पता ही है TB और TC सेम है, तो ये डेल्टा T जो भी आ रहा है ये सेम है, तो ये एक तरह से इनका रेशियो हो गया, सो दैट इज, देख लो यहाँ पे क्या पूछा गया, QAC बाई QAB पूछा गया है, तो 2 डिवाइड बाई 2.5, है ना, आ गया। So that is nothing but QAC by QAB is nothing but, है ना, 2R dt, डेल्टा टी लिख ले रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय 2.5R डेल्टा टी, so that is nothing but 0.8 and फिर us 0.8 into 10, so that is 8। क्लियर है, ठीक है। तो जब भी ग्राफ वाले कुछ यहाँ से सीखना क्या है, सीखना ये है जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आए इक्वेशन लिखो, पीवी की, वीटी की, जो भी है, ठीक है। जनरली जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी वो यही वाली बनेगी, ठीक है, क्योंकि आपको राइट इस वाले प्रोसेस में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है इधर से इधर जा रहा होता, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वीटी ग्राफ आ जाता है ना, तो वीटी ग्राफ में तो ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ जाती है, आइसोबारिक होती है। पीवी ग्राफ के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गई, इक्वेशन लिखो और उससे फिर निकालो आंसर। अब बात आती है कुछ एक दो क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ इसी में। एक आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है 1 mole of an ideal gas ऊपर वाली लाइन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो प्रोसेस हमें पता नहीं है ना, वो सब आ जाएंगी। तो जैसे हमें यहाँ पे बताओ इस वाले क्वेश्चन में, है ना, हमने कौन कौन सी लाइन देखी है, हमने लिखा है P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज आइसोबारिक, B इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन देखी है, दैट इज आइसोकोरिक, है ना, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल, यही तो देखिए तीन, या फिर PV इज टू पावर गामा अगर लिखा हो तो ये आइडियाबैटिक। इसके अलावा कुछ भी इक्वेशन बनेगी वो सब क्या होगी पॉलीट्रॉपिक। तो यहाँ पे क्या बन रही है PV इज टू पावर -1, समझ में आया वेदांत? n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। 1 mole of an ideal gas is taken from
A to B along two paths denoted by the solid and the dashed line. As shown in the graph below. If work done along solid line path is WS, W solid line है ना, and that along the dotted line path is WD, then the integer close to the ratio WD by WS is, है ना, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और इसमें एक ग्राफ है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है and it is going like this, ये सॉलिड लाइन दे रखी है और ये डॉटेड लाइन दे रखी है, ऐसा। ऐसा मान लो कुछ दे रखा है, तो ये आपकी सॉलिड लाइन में वर्क हो गया और ये डॉटेड लाइन वाला वर्क है। कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर है 4 atm, this is given in atm and this is given in liter, and over here the volume is given as 0.5। इस पॉइंट पे दे रखा है प्रेशर ओवर हियर है ना 1 and volume is given as 2 liter। इस पॉइंट पे प्रेशर नहीं दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर नहीं दे रखा है, ठीक है, एंड प्रेशर इस पॉइंट पे भी नहीं दे रखा है, मतलब ऐसे यहाँ पे है ना, इन्होंने पार्टीशन किए हुए हैं बट प्रेशर नहीं दे रखा है, ठीक है, ऐसे पार्टीशन हैं, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज गिवन ओवर हियर इज 3 लीटर और लास्ट में ये दे रखा है यहाँ पे 5.5 लीटर, ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है WD by WS, मतलब आपको वर्क यहाँ से यहाँ निकालना है और फिर ये निकालना है। चलो n की वैल्यू वहां पे -1 है बेटा, n का टर्म का n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो n की वैल्यू -1 है, पिछले वाले क्वेश्चन में है ना, PV/n, तो n की वैल्यू क्या आ गई -1, PV/1 उस n की वैल्यू को डाल के हमने यहाँ पे c निकाल लिया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, है ना, -1 यहाँ लिखा भी है मैंने ये। एनी अदर डाउट? p नहीं दे रखा है, so that is not given।
ऐसे मार्क दे रखा है, उससे आपको आइडिया लग सकता है, लेकिन वो गलत आइडिया है। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि यहाँ पी कैसे निकालेंगे। कोई बताना चाहेगा कि कैसे करेंगे, व्हाट शुड बी द अप्रोच? तो हाथ उठाओ। हाँ सर, वो हमारा रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला है, तो उससे हम लोग WS निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर वो जो इंडिविजुअल वर्क निकाल सकते हो, मतलब डॉटेड लाइन के लिए, और उसको सम अप कर सकते हैं, और उससे हम लोग उसका रेशियो मिल जाएगा। करेक्ट। तो अब बात केवल इसमें ये आती है, यस अनुष्का, ये आपका आइसोथर्मल है, ठीक है। ऐसे जो जा रहा है ये आइसोथर्मल ग्राफ है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आपको वही मान लेना है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में प्रेशर कैसे निकालेंगे यहाँ पे पार्थ? हाँ सर, वो नहीं दिखे रही है वहाँ पे। हाँ, नहीं दे रखा है। हाँ सर, तो टेम्परेचर तो हम लोग को पता है, वो मतलब पहले वाले से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। नहीं, टेम्परेचर नहीं दे रखा है। नहीं सर, मतलब वो जो पॉइंट है ना, 0.5 और 4 वाला, हाँ करेक्ट, बस वही मैं टेम्परेचर यही निकाल करना चाह सकते रहा हैं। था। तो टेम्परेचर निकालने की जरूरत नहीं है। P1 B1 इक्वल्स टू P2 V2, हाँ, मतलब वैसे भी कर सकते है ना, बस यही करना था इसमें। चलो, तो राइट, यस। तो बस यहाँ पे क्या करना था, ये अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, और यहाँ पे प्रेशर नहीं दे रखा था, तो कई लोगों ने अलग अलग प्रेशर ले रखा था, यहाँ मैच करा के दे रखा था, तो फिर गलत है, वो गलत है तरीका। एनीवे उन्होंने ये बोला है क्लोज टू वैल्यू, तो आप आंसर आ भी सकते हैं। So over here you can see 4 into 0.5 is 2. So this should be equals to P2 over here and let's say P3 over here and B3. So that is 3. तो ये कितना आ गया? P3 is nothing but 2/3. तो ये जो वर्क हो रहा है वो है ना 2/3 के अगेंस्ट हो रहा है। ये जो वर्क हो रहा है वो 1 ATM के अगेंस्ट हो रहा है, दिख भी रहा है 1 into 2। और ये जो वर्क हो रहा है वो 4 ATM के अगेंस्ट हो रहा है ना, एक्सपेंशन। तो बस अब आपको क्या करना है, वर्क डॉटेड आपको ऐसे निकालना है, दैट इज 4 कितना हो रहा है, 0.5 से 2 तक हो रहा है, दैट इज द चेंज इज 1.5। एक्सपेंशन है तो माइनस साइन बाहर ही लगा दिया, प्लस यहां से कहां तक हो रहा है 1 2 to 3, सो 1 2 to 3 का मतलब डिफरेंस 1, प्लस यहाँ पे 2/3 इंटू डिफरेंस इज 2.5। So anyway, this is nothing but 617, और ये वैल्यू आपकी क्लोज हो जाएगी 5/3, so that is 1.66, so this is 8.66। ठीक है। अब वर्क सॉलिड क्या हो जाएगा, लाइन आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 5 to जैसे मान लो 4 to 3, है ना। यहाँ पे 2 यहाँ तो प्रेशर हमें नहीं पता है तो इसको रहने देते हैं, वॉल्यूम से देख लेते हैं 0.5 से 5.5, so that is nothing but minus nRT ln B final by B initial। तो n की वैल्यू क्या है, अब ये nRT क्या होगा, तो nRT कैसे निकाल लेंगे, P1 V1 इक्वल्स टू आइसोथर्मल है, दैट इज nRT P इंटू V इज कांस्टेंट, तो P इंटू V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, 4 इंटू 0.5, हर जगह 2 है ना, so this is -2 ln B final by B initial। तो ये वैल्यू कितनी है, लगभग ओवर ईयर 5.5 divided by 0.5, so this is 5.5 divided by 0.5, so this is nothing but -2 ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं 2.303 and log 11। तो log 11 की वैल्यू क्या होगी, log 10 के आसपास होगी, this is we are assuming as close to 1, तो 1 point something आएगी, this is going to be -4.606। ये वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली इंटीजर वैल्यू उन्होंने पूछा है, 8.66 डिवाइड बाय 4.6 समथिंग, है ना।
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग क्लोज टू 2। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने देख भी लिया हो, है ना, कहीं पे। इसे नोट डाउन करो। एक मिनट, लोग नोट डाउन करो। ओके, डन। ठीक है, तो अभी मुझे बताना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया तो नहीं है ना, जो मैं भी लिख रहा हूँ। सो दिस इज द ग्राफ।
Okay, so over here, AB is, oh yes, it is going to pass through origin, right? This is given as TA over here, T. So that is nothing but TA. This is nothing but TB. TA is nothing but given as 300 Kelvin. Monoatomic gas, 2 moles of monoatomic gas are given. Gas. And 2 more things are given ki BB by BA is nothing but 2 and BD by BA is nothing but 4. This is given. What is asked? No. First, TV. Second, QAB, QBC, QCD, and QDA. And third, work in cycle process. ये पूछा गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं किया है ना अभी तक, ये कर लिया किसी ने? ठीक है, तो फिर बस बढ़िया है, अच्छा है। अगर नहीं किया है तो अब इसमें सोचो, पहले प्रोसेस लिखो, ठीक है? प्रोसेस लिखने के बाद सोचो हीट क्या होगी एनसीडीटी से, राइट? कहीं पे अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहां पे हीट आप सी के टर्म्स में नहीं निकाल सकते, क्योंकि है ना, आइसोथर्मल के लिए तो सी नहीं डिफाइन होता है, राइट? तो वहां पे कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई 0 है, वर्क से निकालेंगे। बहुत सारे हिंट मैंने दे दिए, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। हाँ, आस्क लिखा है। सभी को करने हैं, है ना क्वेश्चंस? जिनसे नहीं हो रहे हैं वो अपने हाथ उठाएं और मुझसे पूछ लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ध्वनि क्या है आंसर बेटा? कुछ आया आपका?
जासकरण क्या है बेटा आंसर? बचाया क्या करना है? ध्वनि हाथ उठाओ देखिए। गायब तो नहीं हो ध्वनि तुम बेटा, यहाँ पे हो या नहीं हो? अच्छा, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं हाथ उठाओ, लेट्स सी कितने लोग हैं, कितने गायब हैं। देखो इतने लोग गायब हैं। चलो नहीं सौरभ, उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू थोड़े ना जीरो होता है। ई जीरो होता है ना, डेल्टा ई। आप उसको एनसीडीटी से नहीं निकालो है ना, मैंने बताया था आइसोथर्मल में सी सी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, इनफाइनाइट पहुंच जाता है, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, तो उसको उससे निकालोगे तो जीरो ही आएगा। AB will be isobaric, correct. श्रेयान कुछ कह रहे हो? बहुत धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है। सबसे पहले क्या करना था, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है स्टॉप हो जाना है। A to B है ना, तो इस वाली प्रोसेस में आपको ध्यान से देखना है कि आप ओवर ईयर है ना, इसको लिख सकते हो V और T के लिए, V इज नथिंग बट ऐसे है ना, KT या फिर Y इक्वल्स टू KX है ना, ऐसे, राइट। So this is y, right? This is x, right? And this is going to passing through origin, so like this. ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो k है ना, PV इक्वल्स टू NRT से इसको कॉमन कंपेयर करो, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NR by P into T. So this is constant, that means P is constant. तो ये होगी आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अब तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दिस इज आइसोथर्मल। C to D अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक, एंड देन D to A इज अगेन आइसोथर्मल। तो पहली लड़ाई हमने यहाँ जीत ली कि भाई कौन सी प्रोसेसेस हैं ये, ठीक है। अब करना क्या है, मेनली हमें क्यू निकालना है, राइट। क्यू निकालने का तरीका है कि आपको पता हो NCDT और C,
प्रोसेस का सी बताओ, तो निकल जाएगा। आइसोथर्मल में प्रॉब्लम ये है कि सी डिफाइन नहीं है, तो वर्क के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। ईवी तो डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। आप चाहें इसको अपनी कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में कुछ भी ले लो, यहाँ पे x ले लो, y ले लो, है ना। तो अगर ये x है तो ये 2x है, मतलब कुछ भी यहाँ ले सकते हो। v ले लो, मान लो ये v लीटर है तो ये 2v है और ये 4v है। कैसे, यहाँ दे रखा है ना, 2v है। सो ये आपकी डिफाइन हो गई। अब इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल होगा इस प्रोसेस में, है ना। ये प्रोसेस है क्या, V by T equals to constant A to B, right? So that is nothing but कि हम यहाँ पे लिख लेंगे, right? So we can write B1 by B2 is nothing but B2 इधर गया तो ये T1 by T2, बस। तो यह वॉल्यूम डबल हुआ, V से 2V हुआ, तो टेम्परेचर भी 300 से क्या हो जाएगा, T2 is going to be 600। तो पहली बात तो यहाँ से आ गई, तो TB आ गया आपका 600 केल्विन। अब ये आपको 300 वाली लाइन है, ये 600 वाली लाइन है। Q का फॉर्मूला सबको पता है, एचईडीटी। तो आप यहाँ आइसोबार एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो यहाँ पे Cp कितना हो जाएगा 5/2R, यहाँ पे Cv कितना होगा 3/2R। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q कैसे निकालेंगे, वर्क से निकालेंगे, बस हो गया आपका। QAB क्या हो गया, NCP/dt, N है 2 मोल्स, Cp है 5/2R, dt की वैल्यू कितनी है, तो 300 केल्विन से 400 केल्विन जा रहा है, सॉरी 600 केल्विन जा रहा है। तो T फाइनल इज 600 minus 300, so that is nothing but यहाँ से कट गया 5R into 300, बस। सो ये हो गया 1500R। R की वैल्यू डाल दो, वॉट एवर। कैलोरी में भी डाल सकते हैं, कैलोरी में आसान वैल्यू है 2 है, तो जाएगा 1500 into 2, 3000 कैलोरी। और यू कैन पुट द वैल्यू इन लेट्स से किलो जूल, जूल में डाल सकते हो 8.314, उससे भी आ जाएगा। QAB, फिर आ गया QBC। तो QBC कैसे निकालेंगे, दैट इज isothermal process। delta E equals to 0, so delta E equals to Q plus W, तो Q equals to minus W, है ना। अब वो क्या होता है, W क्या होता है, दैट इज माइनस NRT ln B final by B initial। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो QBC is nothing but NRT ln B final by B initial। क्या है B final B और C में, तो ये 2B था, कहाँ पहुंच गया, ये 4B पे पहुंच गया, बस। तो N की वैल्यू 2, R की वैल्यू, व्हाट इज T फॉर दिस प्रोसेस 600, ln क्या हो जाएगा 4/2, सो ln2, तो यह आ जाएगा 1200R ln2। अब इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, यहाँ पे आप देख लो, ये जाएगा 2400 एंड ये ln2, वैसे लिख लेते हैं, बाद में लिख देंगे, 0.7 होता है ना ln2। डेल्टा, हाउ डेल्टा E is 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रियंका, एक वीक में एग्जाम है, आपको ये कंफ्यूजन कैसे आ सकता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। अच्छा, मैं फिर से ये बात क्लैरिफाई कर दूं, किसी गैस के लिए जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जा रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा E 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में जा रहे हैं या कोई फेज ट्रांजिशन रिएक्शन जा रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा E 0 नहीं होगा, राइट।
ये याद रखना है, वहां डेल्टा ई जीरो थोड़ी ना होता है, वहां तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिखते हैं, रिमेम्बर। तो अब ये ऐसा क्यों है, तो जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस में हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू और ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मानते ही नहीं है, राइट, क्योंकि गैस है, आइडियल गैस के कारण, इसलिए डेल्टा ई जीरो होता है। बट अगर कहीं फेज ट्रांजिशन हो रहा है, कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट, तो वहां पे सिंगल गैस की बात नहीं हो रही है, वहां पे अलग अलग गैसेस हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन है, बॉन्ड तभी बने, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जीरो नहीं ले सकते, है ना। बिकॉज ऑफ दीज इंटरेक्शन, आइडियल गैस तो रिएक्ट करती नहीं है, बिकॉज ऑफ दीज इंटरेक्शन कुछ बॉन्ड बने, कुछ बॉन्ड टूटे, जो भी है, राइट। सो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी हैज चेंज, काइनेटिक एनर्जी तब भी चेंज नहीं हुई क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई और इसके कारण डेल्टा ई इज नॉट गोइंग टू बी जीरो देयर। और वो कैसे निकालते हैं, वो फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी से निकालते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि एक बार और किसी ने ऐसी गलती की है कि सर ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई तो डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है, बी केयरफुल इन दैट। चलो अब बात आती है कि हाँ ये क्यू ए बी हो गया, क्यू बी सी हो गया, फिर क्यू सी डी, सी डी में क्या हो जाएगा, एन सी बी डी टी, क्यू सी डी। सो दिस इज एनसीबीडीटी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ एनसीबीडीटी, सीबी मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2 आर, डीटी की वैल्यू अब डीटी क्या होगा, 600 से 300 है ना, सो दैट इज 300 माइनस 600, तो माइनस साइन आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 3R और ये 300, तो माइनस 900R माइनस 1800, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आई थी, 2400 इंटू 0.7, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, आ जाएगा क्यू डी ए, क्यू डी ए अगेन आइसोथर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा फिर से, क्यू डी ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ डब्ल्यू डी ए, व्हाट इज यहाँ ओवर हियर माइनस एन आर टी एल एन बी फाइनल बाई बी इनिशियल, तो बस यहाँ पे एन आर टी एल एन, अब बी फाइनल यहाँ पे क्या है, वी ए है ना, बी फाइनल बी ए दैट इज बी, वी इनिशियल क्या है 4b, दैट इज गोइंग टू बी 1/4, वी वी कट जाएगा तो मैं डायरेक्टली 1/4 लिख रहा हूँ, और एन आर टी एन की वैल्यू 2, आर आर की वैल्यू लेट्स से आर, टी की वैल्यू ओवर हियर 300, ln 1/4, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस, है ना, ऊपर जाएगा तो ये ln 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ln 2, तो ये हो जाएगा -4r इंटू 300 ln 2, ठीक है। नहीं ये कैलोरी में है सब कुछ, है ना, बिकॉज वी आर टेकिंग इन आर की वैल्यू कैलोरी में, तो ये आ गया। अब ये वैल्यू कितनी है, नथिंग बट -1200 आर ln2, और यू कैन से -2400 ln2, तो ये तो कट गया है ना टोटल में। अब हम निकालेंगे वर्क, जब निकालेंगे तो वर्क क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क है ना, वर्क साइक्लिक, साइकिल इज नथिंग बट क्यू नेट, है ना, थर्ड पार्ट, जो क्यू आया वही वर्क आएगा, साइन बस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई तो जीरो है, तो ये क्यू इज माइनस क्यू नेट हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी, अब लिख लो सब, पहले का कितना था, पहले वाला 3000 कैलोरी प्लस में, और ये 2400 आर, 3000 कैलोरी प्लस 2400 आर माइनस यहाँ पे 1800 कैलोरी माइनस 24,000 आर, सॉरी ln2, ये ln2, तो दिस इज गोइंग टू कट,
तो ये आ जाएगा, इसका माइनस साइन होगा, सो दिस इज -1200। ये आ गया अपना आंसर, समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब अभी भी एक आध और क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि इसमें क्वेश्चन आईआईटी में और आया था, आपके उसमें बुक में भी दे रखा है, उसमें आंसर्स में थोड़ा कंफ्यूजन था, वो मैं कंफ्यूजन भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन देखो, ये है द रिवर्सिबल expansion of an ideal gas under adiabatic and isothermal condition is shown in the figure। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। फिगर which of the following statement is or are correct। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है कि P1 V1 T1 से ये ऐसे जा रहा है, P2 V2 and T2 पे, and it is going like this also, so this is P3 B2 T3। ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। P V ओवर हियर ऑप्शंस दे रखे हैं जो, वो है A T1 equals to T2 मल्टीपल के लिए, B T3 is greater than T1, C work isothermal is greater than work adiabatic, and D that is delta U isothermal is greater than delta U adiabatic। एक मिनट, अरे उन्होंने यहाँ पे फिर पूछ तो रखा है। T1 is greater equals to T2। एक मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर।
एक मिनट करेक्ट। तो लेट्स सी इसमें करना क्या था। ABCD कैसे आ जाएंगे अनुष्का, ये कैसे आ जाएगा T3। तो जब भी अगर हम देखेंगे तो पहले तो ये क्लियर रख लेते हैं कि टेम्परेचर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ये ग्राफ है, राइट, किसी भी पॉइंट पे, राइट, तो टेम्परेचर घटेगा इस तरफ जाते हुए। तो T3 इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेटर, इट शुड बी लेस देन T1। ठीक है, तो अब पहले दो क्वेश्चन ऑप्शन तो बहुत आसान है, T1 इज इक्वल टू T2, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अब बात आती है सी, ऑप्शन सी में ही प्रॉब्लम है, बाकी तो डी भी क्लियर है। डी के लिए क्या है, यहाँ पे डेल्टा ई 0 है, यहाँ डेल्टा ई क्या हो जाएगा, T3 अगर लेस देन T1 है ना, T3 इज लेस देन T1, तो डेल्टा ई ओवर हियर इज लेस देन 0 इन दिस केस, एंड हियर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 0, तो कौन सा वाला बड़ा होगा, ये ही बड़ा होगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये रॉन्ग है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अगर वर्क को देखें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन वर्क है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क तो बड़ा है बट उसका साइन निगेटिव है, राइट। सो जिन लोगों ने विद साइन अगर ये कंसिडर किया है ना, विद साइन, तो उन्होंने ये गलत मार्क कर लिया है, और जिन्होंने मैग्नीट्यूड की तरफ से कंसिडर किया है उन्होंने सही मान लिया है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों आंसर थे, मतलब इसमें अपनी बुकलेट में तो दोनों आंसर दे रखे थे, लेकिन कुछ बुक्स में केवल AD दे रखा है, और ये एम्बिग्यूटी था IIT में कि भाई कौन सा आंसर मारना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि हाँ, डी ऑप्शन में क्या था कि भाई यहां से यहां गए तो NCDT डालोगे आप, तो यहाँ तो DT 0 है, और ये यू कैन अंडरस्टैंड ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके लिए डेल्टा E 0 होगा। यहाँ डालोगे तो T3 लेस है T1 से, तो क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, तो डेल्टा ई क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो 0 और लेस देन 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। ठीक है, ओके।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये वर्क में है कि वर्क दोनों ही नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ के हिसाब से देखें, मान लो ये आया 200 है ना, सो दिस इज आई हैव रिटन -200 आइसोथर्मल, और ये आया 150 लेट्स से, तो दिस इज रिटन आई हैव रिटन -150। अब इन दोनों में है ना कौन बेट बड़ा है, तो अगर आप मैग्नीट्यूड पकड़े के जाओगे तो आप बोलोगे ये बात सही है ना, और अगर आप विद साइन पकड़ोगे तो फिर बोलोगे कि यार ये बात गलत है, क्योंकि -200 इज गोइंग टू बी लेस देन -150। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो मेरी राय है वो ये है कि फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट मान लो आप, है ना, आप मैग्नीट्यूड पकड़ के चलो, ठीक है। और अगर आपको ये मल्टीपल में एम्बिग्यूटी लग रही है और आपको नेगेटिव का डर है, तो आप मार्क मत करो, क्योंकि ऐसी एम्बिग्यूटी 2-3 बार आ चुकी है, ठीक है, आईआईटी में, राइट। तो बेटर ये होता कि अगर उन्होंने यहाँ मॉड डाल दिया होता, क्योंकि केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम आती है, बहुत बार आ चुकी है। फ्री मार्क्स उन्हीं को होते हैं जो जिन्होंने अटेम्प्ट किए होते हैं क्वेश्चंस, तो फ्री मार्क मिल जाएगा, है ना, अटेम्प्ट करना जरूरी है क्वेश्चंस को। अगर आपने ये छोड़ दिया, मतलब एक भी ऑप्शन नहीं टिक किया, तो नहीं मिलेगा। यस टी कैसे कंपेयर किया, नहीं समझा मुझे। ये आइसोथर्मल लाइंस हैं, तो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। हाँ। तो मान लो ये एक पॉइंट है, हम अभी यहाँ से यहाँ आ रहे थे और अभी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो ये टेम्परेचर कम होगा ना। यस सर, थैंक यू। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है। तो अगर एक्सपेंशन में कूलिंग होगी तो, और आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर वही है जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर कम हो गया। यस सर, थैंक यू। लेकिन अगर बोनस मार्क नहीं मिले तो -2 मिल जाएगा, राइट। इसमें ये प्रॉब्लम है, एम्बिग्यूटी है ये, ठीक है। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, फिर वो विद साइन लिख देते हैं, दे मेंशन। आईआईटी में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जिन्होंने विद साइन मेंशन किया है कि भाई साइन के हिसाब से बताओ, है ना, कंसिडरिंग द नेगेटिव वर्क ऐसे करके, या नेगेटिव साइन, है ना, से लिखा हुआ है। तब आप कहोगे, तब आप बोल दोगे कि हाँ ये बात सही है, अगर हम साइन के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट, ठीक है। बट अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, राइट, तो फिर ये बात ही सही है ना, और ये बात ही आप सही मानो कि वर्क हमने पैसे लिखाया भी है, वर्क आइसोथर्मल में जब आपको बता रहे थे और एडियाबैटिक कंपैरिजन करके बता रहे थे, तो ऐसे विद मॉड हमने बताया भी है कि ये ज्यादा से होता है, ठीक है। बस इसमें यही एम्बिग्यूटी है, आपकी बुक में दोनों आंसर दे रखे हैं पीछे, है ना, कुछ बुक्स में एडी दे रखा है, बट आई वुड से कि आप, है ना, कि ओवर ईयर ये मान के चलो कि ये बड़ा होता है, फिजिक्स के हिसाब से मान के चलो, राइट। तो ये तो हो गए भाई क्वेश्चंस, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन वी विल स्टार्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ का इंट्रो और लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, तो लेट्स से so first heading is limitation of first law of thermodynamics, windows to JE 1 and 9. I booklet.
पेज नंबर बताओगे? विंडोज टू जेई मेन, राइट? टू 40। ओके, तो देखो इसमें जब हम हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पूछा गया है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम बात कर रहे हैं आइस की ओवर ईयर, तो मुझे ये बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है या नहीं? हाँ या ना? इक्विलिब्रियम वाटर से आइस, राइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। तो अब इसमें मोलर हीट कैपेसिटी तो क्या होता है वही, दैट इज C इज नथिंग बट Q by dt, है ना, NC dt इज नथिंग बट Q, है ना। C क्या हो जाएगा आपका, Q by N dt। अब बताओ क्या होगा, आया समझ में? dt 0 हो गया, तो ये इनफाइनाइट। अच्छा क्वेश्चन है। और अभी ये मोनोएटॉमिक गैस undergoes a process in which PV ratio of PV at any instant is constant। तो ये क्या हो गया, P by V is nothing but constant। तो ये अभी हमने किया है, तो P V is to power -1 equals to constant। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा, CV plus R by 1 minus N, CV plus R 1 minus -1, CV plus R by 2। ठीक है, डन। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो कोई किसी भी प्रोसेस के लिए अगर मोलर हीट कैपेसिटी पूछी जा रही है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, जैसे इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन आते हैं फेज ट्रांजिशन में, ठीक है, फेज ट्रांजिशन रिएक्शन की बात हो रही है, तो वहां पे वो इनफाइनाइट आ जाएगी, Q by NC NDT। JEE Main 17th R value is given wrong, क्वेश्चन नंबर 17। हो सकता है भाई कोई एक आध क्वेश्चन के आंसर गलत भी हो सकते हैं। For complete combustion of ethanol, ठीक है, the amount of heat produced as measured in bomb calorimeter is this, assuming ideality, the enthalpy of combustion delta H combustion of reaction will be। चलो देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल की रिएक्शन दे रखी है, दैट इज C2H5OH, इट इज लिक्विड, प्लस 3O2 gives 2CO2 yes, प्लस 3H2O लिक्विड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज ए मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज, ठीक है, तो जब इन्होंने अमाउंट हीट प्रोड्यूस करी गई है और कुछ बोला नहीं है, है ना, ना कांस्टेंट प्रेशर ना वॉल्यूम, तो किस इसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज नथिंग बट आपका प्रोड्यूस्ड है, तो ओवर ईयर आपकी हीट रिलीज हो गई एक तरह से, तो दिस इज -1364.47 किलो जूल पर। ठीक है, now assuming the ideality of the enthalpy of combustion, delta Hc for the reaction will be, so what is going to be delta H? So delta H is nothing but delta E plus delta NGRT। G कितना है ये हटा दो, यहाँ पे Ng कितना है, ये गैस है और ये तो लिक्विड ही है, तो 2 - 3 -1। R की वैल्यू क्योंकि इन्होंने किलो जूल में दे रखा है तो 25/3। T की वैल्यू
298 मान लो 300 अप्रोक्सीमेटली, और ये डिवाइड बाय 1000 क्योंकि किलो जूल में चाहिए, -1364.47 माइनस, अब यहाँ देख लो ये 100 10 तो ये जाएगा -2.5, तो 66.95 आ गया, है ना, 97 जो भी है, 1366.95। इन क्वेश्चन दे हैव गिवन इन किलो जूल। हाँ, तो किलो जूल के लिए हमने डिवाइड बाय 1000 किया है ना, आर की वैल्यू 25/3 और ये डिवाइड बाय 1000, क्या है आंसर, देख लेते हैं। सही तो है, ठीक है। सर आप स्क्रीन शेयरिंग पर कुछ लिख रहे हो लेकिन वी कांट व्यू इट, एक बार फिर से शेयर करते हैं। अब देखो, दिख रहा है, ठीक है। तो भाई बस ठीक है, ओके। अच्छा, वो मिस्टेक है, मतलब ठीक है। आर की वैल्यू इन्होंने वो मिस्टेक दे रखी है, ठीक है, लिखने में मिस्टेक। आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, तो वो हमेशा इतना ही रहेगा, मतलब अगर उन्होंने नहीं भी दिया होता और दिया भी है तो आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। चलो, तो आप समझते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन देख ली हमने। अरे कनुष्का बेटा, वो मेंशन जरूर है लेकिन उसमें आपको समझ में आ रहा है ना, वो मिसप्रिंट हो गया है, हो सकता है कॉपी में लिखते टाइम पे मिसप्रिंट हो गया हो, पेपर में नहीं हो। ठीक है, तो इसमें लिखो लिमिटेशन में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स help us to understand transfer of energy from one form to another form, फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT शॉर्ट में लिख लो, है ना, help us to understand transfer of energy from one form to another form, but it fails to explain or it fails to give direction of it fails to explain or it fails to give direction of change
और feasibility of the given process or reaction. ठीक है, so it fails to give or explain the direction of change or feasibility of given process or reaction. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल जैसे मान लो एक कप है ना, उसमें ये टी रखी है या मान लो वाटर रखा है. सो वी नो दैट द इट इज है ना वार्म वाटर, दैट्स इट. तो ये जो है ना हीट इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना. हमको पता है ये स्पॉन्टेनियसली इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, ओवर हियर. क्या उल्टा प्रोसेस पॉसिबल है अपने आप, है ना? क्या दिस कैन बी हैपन बाय इटसेल्फ? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मान लो सराउंडिंग से हम हीट लेके, सराउंडिंग से हम इनफाइनाइट मतलब सोर्स है वो तो एक तरह से, कि हीट लेके हम फिर और गर्म कर दें वाटर को, तो ऐसा नहीं होगा. ऐसा तब हो सकता है जब कोई हम एक्सटर्नल फैक्टर लगाएं यहाँ पे, है ना, जो कैसे भी सराउंडिंग की एनर्जी को यूज करके फिर इसको गर्म कर रहा हो, राइट. सो कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, जैसे सोलर सेल टाइप, राइट, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके फिर गर्म कर रहा हूँ. बट है ना, तो दिस इज, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को केवल इतना बोला जाए कि इतनी, है ना, इतनी एनर्जी इसको गिवन है, इतना कुछ वर्क हुआ या इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, तो आप बता दोगे कि भाई अगर इतनी एनर्जी गिवन है मान लो, तो कितना इसमें वर्क हो जाएगा, या वर्क नहीं हुआ है तो कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अगर केवल इतना बोला जाए तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये भी बता रहा है कि कितना चेंज हुआ अगर आपने हीट दी तो, है ना, और ये भी बता रहा है कि अगर इससे हीट चली गई तो क्या हो जाएगा, है ना, कितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, सब कुछ बता रहा है, राइट. 3 पैरामीटर है, बट इट इज नॉट टेलिंग अस कि ये वाली प्रोसेस फिजिबल है या ये वाली प्रोसेस फिजिबल है. ठीक है, सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस पार्ट. इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, फिजिबिलिटी को का मतलब क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेंडेंसी टू फिजिबिलिटी, और यू कैन से स्पॉन्टेनिटी. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके, नोट. ठीक है, फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी. Spontaneity means the inherent tendency of any process to occur itself. The inherent tendency of any process or reaction to occur on to occur itself. ठीक है, that is, है ना, itself, the inherent tendency of any process of reaction to occur itself. ठीक है, that is the meaning of spontaneity और feasibility. ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई. अब इसमें एक और नोट लिख लो, एक बार मोर. Spontaneous doesn't mean simultaneous. Spontaneous doesn't mean simultaneous. फिर से लिख लो, spontaneous doesn't mean simultaneous. ठीक है, और
or reaction will be fast. ठीक है, कि मतलब आपने बोला तो तुरंत रिएक्शन एकदम से चलने लग गई, ऐसा नहीं है. सो दिस रिएक्शन कैन बी, इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में, द रिएक्शन कैन बी, or you can write spontaneous reaction can be fast or as well as slow. So the spontaneous reaction in bracket likho, the spontaneous reaction can be fast or slow. Another, let's say, limitation likho, second point. First law of thermodynamics, FLOT, fails to explain to what extent heat can be converted into work. To what extent heat can be converted into work, as complete heat can never be converted into work. As complete heat can never be converted into work. फिर से लिख रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. ठीक है, as complete heat can never be converted into work. अब जो ये बात मैंने बोली है इसका मतलब क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसा है कि Q और W आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं. सो दैट इज थियोरेटिकल, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. ठीक है, तो कंप्लीट हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है. दैट इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली. उसका मतलब उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं मान लो किसी भी रूम में, ठीक है, एक फ्रिज को रखूं, ठीक है, और इसका डोर ओपन कर दूं, तो क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा पूरे रूम का? ये आइसोलेटेड रूम है. लेट्स बढ़ेगा लोकली, केवल और केवल जहां पे यहाँ पे कोई खड़ा है उसको बस ठंडा लगेगा. ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे कि इसके पीछे जो कंप्रेसर लगा हुआ है, राइट, है ना, वो क्या करता है? जैसे एसी है ना, वो क्या करता है? बाहर गर्मी फेंकता है. ठीक है, तो उसको जितना टेम्परेचर यहाँ कम करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ रहा है, जितना टेम्परेचर कम करने के लिए इधर वर्क करना पड़ रहा है, उससे ज्यादा हीट, है ना, उससे ज्यादा हीट. क्योंकि हीट और वर्क में कौन ज्यादा है? हीट ज्यादा है. एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है ना. पूरी की पूरी हीट, जितनी भी हमने हीट ली, है ना, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है. अरे क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, पहले समझ नहीं रहा क्या बोल रहे हो आप. ऐसा करो, अपने घर में एक फ्रिज लो, एक रूम खाली करो और उसको वहां पे डाल दो. ठीक है, दरवाजा खोल के 2 घंटे 3 घंटे बाद देखना कि वो ठंडा हो गया या गर्म हो गया, क्या हुआ.
ठीक है। जो ठंडा है ना वो लोकली है, मैंने पहले आपको बोला कि केवल अगर यहाँ दरवाजे पे खड़े हो जाओगे ही फ्रिज जैसे ही ओपन हुआ तो आपको ठंडा लगेगा, ठीक है। अगर आप पूरे रूम का पूरा रूम देखोगे ना, आप पूरे रूम में, है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम आ पाएगा जब, है ना, काफी देर तक खोल के रखोगे तो फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो फिर क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझो पहले। हीट और वर्क में हीट हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना। हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू वर्क। दैट मींस efficiency of any reaction ideally can happen 100%. Any machine or let's say any conversion that ideally can happen 100%, it is always going to be less than 100%. So it is going to be 99, 97, 98 something हो सकता है, 90 हो सकता है, और भी कम भी हो सकता है, but it's never going to be happen, है ना, 100%। तो ये सेकेंड लॉ बताता है ये बात, ठीक है, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझते हैं। तो मैंने आपको ये बोला कि जितना यहाँ टेम्परेचर इसने कम किया, जितना वर्क आपको लगा इस टेम्परेचर को कम होने में, है ना, उससे कहीं ज्यादा हीट बाहर यूज होगी, ठीक है। तो जितना आउटपुट लगा, जितना आउटपुट, एक ये साइकिल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, अभी हम कार्नोट साइकिल आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे भी, ठीक है। एक तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस है। पहले क्या हुआ, कंप्रेसर ने, है ना, मैंने आपको बताया था जूल थॉमसन इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो गैस है वो एक्सपेंड हुई, है ना, एक्सपेंशन हुआ एकदम से, उसके कारण कूलिंग हुई, राइट, करेक्ट। इस गैस को, एक्सपेंड गैस को फिर से कंप्रेस करना है, तभी तो दोबारा एक्सप्रेस हो दोबारा एक्सपेंशन होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको फिर से कंप्रेस करना पड़ेगा। इस कंप्रेस करने के लिए यहाँ वर्क करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, इसको कंप्रेस करने में। तो ये कंप्रेस होगा, ठीक है, तो कंप्रेस होगा तो फिर वही हीटिंग होगी, राइट, जो बाहर फेंक रहा है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन कंप्रेशन ऐसे चल रहा है, राइट, ठीक है। उसमें वर्क भी हो रहा है और आपका हीट भी रिलीज हो रही है। तो जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, है ना, इस पूरी प्रोसेस में कूलिंग जितनी हो रही है उससे ज्यादा हीटिंग होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वो ले रहा है सोर्स से और कम एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहा है वर्क के लिए, ठीक है। तो ये अभी हम कार्नोट साइकिल समझाएंगे थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट लेक्चर में, तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये आप समझ लो कि वर्क कैन नेवर बी कन्वर्टेड 100%, sorry, heat can never be converted 100% into work. Always there is going to be heat loss. हमें हमेशा कुछ ना कुछ heat loss होना ही है, कुछ ना कुछ heat जो है वो waste होनी ही है, ठीक है। सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी ली है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। वो उसने क्या किया, जितना टेम्परेचर कम किया उसके कंपैरिजन में ज्यादा हीट यूज करके लॉस हुआ, and because of that what will happen, temperature will increase। तो ये याद रखना है ये बात कि अगर कभी आप फ्रिज खोल के बैठ जाओ, है ना, या फिर मान लो ऐसा करो कि एसी के साथ कंप्रेसर भी अंदर फिट करा लो रूम में और फिर एसी चलाओ तो आपका रूम गर्म होगा, है ना, that is not going to be cool down, ठीक है ना। एक मिनट, सर अभी आपने जो एक्सप्लेन किया मुझे नहीं समझ रहा है, मतलब एक्सपांशन, कूलिंग, कंप्रेशन, हीटिंग। अभी बस मैं ये कहना चाह रहा था कि what I wanted to tell you कि अगर हम मान लो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके कारण वर्क करा रहे हैं, है ना, जैसे मान लो एक ये फ्रिज वाला एग्जांपल छोड़ देते हैं, लेट्स से विल टॉक अबाउट कि हम जो है ना गाड़ी मूव कर रही है बिकॉज ऑफ कंबशन, हमने केमिकल रिएक्शन हुई उसके कारण एनर्जी दी और उसके कारण वर्क हो रहा है ना, कार इज मूविंग, राइट। तो क्या जितनी एनर्जी हम फ्यूल बर्न करके दे रहे हैं, क्या सारी की सारी एनर्जी से, मतलब जितनी एनर्जी दी उसे हम किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट और नॉट? हेलो, यस सर। हाँ भाई, हाँ सर, यस सर। खो मत जाओ भाई, है ना, तुम्हें समझा रहे हैं, नहीं सर। ठीक है। तो अगर मान लो हमने
कंबशन कराया, मान लो मीथेन गैस या फिर जो भी है, ब्यूटेन गैस जो भी है ना, C4H10 को कंबस्ट कराया, उसके कारण कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, राइट, डेल्टा H इज नेगेटिव। क्या इससे सारे से सारा मैकेनिकल वर्क हो जाएगा क्या, है ना? क्या पूरा का पूरा गाड़ी जो है वो पूरा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर लेगी? तो मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं होगा। कुछ एनर्जी जो है वो हीट लॉस की तरह निकल जाती है, ठीक है? तो अगर मान लो यहाँ पे 100 किलो जूल एनर्जी आपने दी, तो क्या 100 किलो जूल के हिसाब से फोर्स इनटू डिस्टेंस आप निकाल के वर्क निकाल सकते हो ना, मास mg इनटू डिस्टेंस x करके। नुपुर, हाँ सर, हाँ सर, निकाल सकते हैं। देख क्या हो गया तुम्हें? तो कुछ नहीं। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा, जितनी एनर्जी यहाँ पे हमने दी है उससे कम ही होगा। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, ओके सर, समझा, है ना? थैंक यू। इसी तरह से अब यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने फ्रिज वाला एग्जांपल दिया था, उसमें क्या है, फ्रिज का काम क्या है, वर्क क्या है, कूलिंग करना, हाँ या ना? हाँ सर। फ्रिज का काम क्या है, कूलिंग करना, राइट? हाँ सर। तो वो कूल कर रहा है, बट उसको जितनी एनर्जी दी है उससे उसी उतनी एनर्जी से वो पूरा कूल नहीं कर पा रहा है। तो हमने एनर्जी ज्यादा दी है, कूलिंग कर रही है। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर, समझा। नहीं आया इस लड़की को समझ? समझा सर। तो इसके कारण क्या होता है, ये फिर कहीं कहीं पे भी देख लो, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, उससे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं दे रहे हो और उससे वर्क हो रहा है कहीं पे भी, तो जितनी आपने एनर्जी दी वो सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ लॉस होना ही है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि ये नेचुरल है, नॉर्मल है। दिस इज, यू कैन नॉट मेक एनी लेट्स से परफेक्ट प्रोसेस जहां पे आप हीट को कंप्लीटली कन्वर्ट वर्क में कन्वर्ट कर लो। दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आई थिंक इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, को एक दो जगह से और समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो अभी तो जो स्टेटमेंट कह रहे हैं बस उसको एक्सप्लेन किया है कि कंप्लीट हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, और फर्स्ट लॉ इज अनेबल टू एक्सप्लेन कि भाई अच्छा 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, कितना हो जाएगा। सो देयर इज नो लेट्स से पैरामीटर और समथिंग कंडीशनल लेट्स से स्टेटमेंट व्हिच विल टेल अस कि देखो भाई हीट जो है वो इतना परसेंट वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो दैट इज नॉट देयर, ठीक है? तो ये तो हो गई लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब चलते हैं थोड़ा सा ये समझने के लिए कि फिर स्पॉन्टेनिटी कैसे एक्सप्लेन की जाए। तो हाउ टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी, ठीक है? तो लिखो हाउ वी कैन एक्सप्लेन और हाउ वी कैन गिव रीजन बिहाइंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो इसमें लिखो फर्स्ट, इनिशियली इट वाज ऑब्जर्व्ड that all exothermic reaction in bracket delta H negative. Initially it was observed that all exothermic reactions delta H is going to be negative, है ना? all exothermic reaction in bracket delta H negative, है ना, are spontaneous reactions. What happened अनुष्का, क्या दिक्कत आ रही है? Raise your hand. अब मैंने लिखा ही नहीं है, आई एम नॉट राइटिंग, कहाँ लिख रहा हूँ?
तो बोल रहा हूँ बस। तो मैंने what I was saying initially it was observed that all exothermic reaction in bracket delta H is negative are spontaneous reaction, are spontaneous reactions. So इसमें लिखना था reason behind or explanation of spontaneity और reason behind spontaneous reaction. तो उसमें अब लिख रहे हैं कि स्पॉन्टेनिटी कैसे समझाई गई शुरुआत में, उसके पीछे रीजन कैसे दिया गया कि कौन सी डायरेक्शन में कोई रिएक्शन या कौन सी डायरेक्शन में कोई भी प्रोग्रेस होगी, तो उसके लिए बोला गया कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पहले समझ लेते हैं कि जहाँ पे अपने आप हो जाएगी। आपको दूसरा तो पता ही है फोर्स्ड वाला, जब तक ड्राइविंग फोर्स दे रहे हो तब तक रिएक्शन हो रही है, वो बात आपको पता ही है। लेकिन वो जो अपने आप होने वाली है उनके पीछे लॉजिक समझा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो खुद से हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने लिखा कि इनिशियली इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा H इज नेगेटिव आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कि क्यों माना गया ये ऐसा, तो हमें ये बात पता थी कि डेल्टा H नेगेटिव कब होगा, जब किसी भी प्रोसेस में जो भी इनिशियली जो भी रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम जो भी यहाँ पे इनिशियल सिस्टम था और यहाँ पे जो भी फाइनल सिस्टम है तो एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम इज गोइंग टू बी लेस। तो ये बोला गया हाँ ये बात सही है, ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ पे फाइनल जो स्टेट है या फाइनली जो प्रोडक्ट मिले हैं, राइट, उनकी एनर्जी कम है इनिशियल से। सो जब जब डेल्टा H नेगेटिव होगा देन व्हाट वी आर गोइंग टू से, लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। तो जब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये बोला गया दैट इज वी हैव अंडरस्टैंड कि जो फाइनल स्टेट है दैट इज हैविंग लेस एनर्जी and that's why delta H is negative and final state is having less energy, that means it is getting stable. तो इसमें लिख लो reasoning, as delta H is negative that means final state is having lesser energy, hence system is getting stable. System is getting stable and it is assumed that if system is getting stable reaction will be spontaneous, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि है ना सिस्टम अपनी एनर्जी को कम करता जाएगा या फिर स्टेबल होता जाएगा तो फिर वो ऐसा सोचा गया कि स्पॉन्टेनियस है। बट दिस लॉजिक इज नॉट एंटायरली ट्रू, नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट दिस लॉजिक इज नॉट और दिस रीजनिंग इज नॉट एंटायरली ट्रू। This reaction is or this reasoning is not entirely true. I'm not writing anything, I'm just orally dictating everything. क्योंकि आई एम जस्ट थिंकिंग कि हाउ टू से, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है, राइट, सो कीप राइटिंग। And why this reasoning is not entirely true? Because next line में लिखो, because endothermic
reactions are also spontaneous in nature. Endothermic reactions, because some endothermic reactions because some endothermic reactions are also spontaneous in nature. जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो melting of ice, evaporation of water, etc. तो ये जो भी प्रोसेस है, जैसे अगर हम मेल्टिंग की बात करेंगे तो फिर हो क्या रहा है, वहां पे मेल्टिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी जब जाएगी तभी तो मेल्ट होगा, राइट। तो जब भी कभी ऐसा कभी हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, बट दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो पहले रीजन दिया था उसमें बोला गया था कि डेल्टा एच नेगेटिव हो, जब जब होगा तब तक स्पॉन्टेनियस होगा, बट यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है। तो फिर अब क्या होगा, फिर क्या सोचा गया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई फर्स्ट, है ना, endothermic reactions are some endothermic reactions are spontaneous in nature. Second, some reaction do not go to completion, some reaction do not go to completion, in bracket a state of equilibrium reached after some time. A state of equilibrium reached after some time. फिर कॉमा करके लिखो, these at equilibrium reversible reactions are taking place. At equilibrium क्या होगा, equilibrium का मतलब क्या है, एक A से B गया तो B से फिर A आ रहा है, राइट। जैसे मान लो डिसोल्यूशन ऑफ NaCl या NH4Cl, कोई आपने पानी में सॉल्ट डाल दिया तो वहां कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिसॉल्विंग और क्रिस्टलाइजेशन बार बार हो रहा है ना। फिर से समझते हैं क्या कह रहा हूं। जैसे आपने वाटर में NaCl डाला, है ना, ये डिसॉल्व हो गया, आपको लग रहा है कि ये डिसॉल्व हो गया और ये रिएक्शन स्टॉप हो गई, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, है ना, जिनको वाटर ने ऐसे घेर रखा है, डिसॉल्व होने का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि अभी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स NaCl के पास पास थे, सब इकट्ठे थे तो दिख रहे थे हमको, है ना। अब क्या हुआ, वाटर में जैसे ही डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इन्हें पुल करना चालू किया, राइट, और धीरे 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 करके ये सब टूटता गया, है ना। ये सब टूट के क्या हुआ, ये सारे को वाटर ने घेर लिया ऐसे, मतलब छोटे छोटे जो भी, अब वो इतने माइन्यूट हो गए कि हम देख नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज डिसोल्यूशन, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, अभी भी क्या हो रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन लिक्विड। तो ये जब भी क्या होगा, ये आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद हो सकता है कि ये आपस में चिपक जाए, क्योंकि यहाँ पे Na+ NaCl है, तो यहाँ पे आयंस हैं, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो फिर क्या होगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपस में चिपक जाए, फिर से चिपक गए, फिर पता चला फिर वाटर ने इसको खींच लिया तो फिर से टूट गए। तो दिस इज रिवर्सिबली इट इज हैपनिंग, एंड इसी का रीजन ये है कि जब आप एक टाइम के बाद इसमें और NaCl डालते हैं, है ना, तो मान लो एक बहुत बड़ा कंटेनर है ना, बहुत बड़ा कंटेनर जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये आपका सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच चुका है, मतलब इससे ज्यादा अगर आपने NaCl डाला तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। एंड आफ्टर सैचुरेशन स्टेट अगर आप नमक डाल रहे हो यहाँ पे, राइट, तो यही जो नमक आपने डाला है यही ऐसा जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट में दिखेगा,
हो सकता है द मोमेंट आपने यहाँ डाला ये आपको डिसॉल्व होता हुआ दिखे और यहाँ पे फिर बाद में अलग से कहीं पे ऐसा प्रेसिपिटेट दिख जाए। ये बात समझ रहे हो? दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो डाला था ये तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन सॉल्यूशन में फिर क्या हुआ, सैचुरेशन स्टेट आ रखी है तो कहीं और से जाके ये प्रेसिपिटेट आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस नो? है ना, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं एक बार। करेक्ट? तो बस दिस इज ऑल दीज रिएक्शंस आर नॉट गोइंग टू कंप्लीशन। यहाँ रिएक्शन खत्म नहीं हुई, इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हुई और दैट मींस रिवर्सिबल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, है ना? रिवर्सिबल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, तो एक तो आपकी ऑब्वियसली एक एक्सोथर्मिक होगी तो दूसरी एंडोथर्मिक होगी, दोनों एक साथ हो रही है ना? तो यहाँ पे लिखो दैट मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। हमने लिखाया था कि all reaction some reactions never go to completion, and bracket में लिखा था a state of equilibrium is reached, and after that we have written after comma कि that means at equilibrium reversible reactions are taking place. Taking place simultaneously and spontaneously. ठीक है, तो एक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, दूसरे के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, बट दोनों हो रही हैं, राइट? तो अब ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब बात हम, तो ये बात that is cannot be explained only on the basis of डेल्टा एच। ठीक है, ये वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट तो है बट सोलली मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, कुछ और भी हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचा गया, है ना? देखो नेक्स्ट लाइन में स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन is addressed by entropy of total entropy change नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि what we have to write कि spontaneity of reaction is later explained by entropy change, total entropy change during the reaction, total entropy change during the reaction. Where entropy represents randomness or disorderedness, where entropy represents randomness or disorderedness of system. Because I am making the statement in my mind, so it will be difficult. That's why I am not writing. अभी बना रहा हूँ बैठ के, मतलब एक चीज होती है पता होना और एक चीज होती है कि आपको सीक्वेंसली बताना, अंतर है ना? This is little bit theoretical part. Where entropy represents randomness or disorderedness. Of system and surrounding. तो जो S total है उसको एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं S से, and S total is nothing but as system plus surrounding. ठीक है, so delta S total is nothing but, this is also sometimes written as or delta S universe. कहीं पे ऐसा देखो तो ये समझ जाना, ये टोटल है, that is nothing but delta S system plus delta S surrounding.
So total change in the system, total change in the universe is according to delta S system plus delta S surrounding. Yes, entropy depends on mass. ऐसे समझो कि अगर मान लो सॉलिड से कोई चीज लिक्विड जा रही है और लिक्विड से गैस जा रही है, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंट्रोपी एज सिस्टम इंक्रीज। कैसे समझते हैं, सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा और आसानी से मूव कर सकते हैं, और गैस के पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट। सो इट कैन गो इन एनी अदर डायरेक्शन। सो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। कि जब हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, हम कह रहे हैं भाई एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बात एंट्रोपी जो है ना, वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और समझाएंगे। अभी जो बात हम नहीं समझा पाए थे डेल्टा एच से, वो अब हम एंट्रोपी के थ्रू समझा सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी एंड रैंडमनेस बढ़ रही है, हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियसनेस बढ़ रही है। जैसे हमने वो मिक्सिंग वाला एक एग्जांपल और समझाया था, दो गैसेस हैं, इनको मिक्स किया, तो पहले एक गैस था मान लो 1 लीटर के कंटेनर में, दूसरी वाली गैस थी 1 लीटर के कंटेनर में, इन दोनों का मूवमेंट केवल 1 लीटर में ही हो सकता है। जैसे ही आपने मिक्स कर दिया तो गैस ऐसा कुछ नहीं है कुछ और बन गई हो, लेकिन अब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम मिल गया, तो उनकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब वो 1 लीटर की जगह 2 लीटर के वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं। तो बताओ रैंडमनेस बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ गई, सिस्टम की, दोनों सिस्टम की बढ़ गई। पहले वो 1 लीटर में थे, अब दोनों के दोनों 2-2 लीटर में मूव कर सकते हैं। तो बताओ ये मिक्सिंग ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो होगा, ठीक है। तो ऐसे जहां जहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो हम एंट्रोपी से समझा सकते हैं कि जहां जहां पे रैंडमनेस बढ़ जाएगी, वहां पे रिएक्शन या वो पर्टिकुलर प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो, तो थोड़ा सा कल अपनी क्लास है, कल और समझाएंगे। मोल्स बढ़ेगा तो एंट्रोपी कम होगी? नहीं, मोल्स बढ़ेगा तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे मान लो एक अच्छा क्वेश्चन है, मान लो N2O4 से, मान लो ये भी गैस है, अब ये 2NO2 बन गया, पहले 1 मोल था, इससे 2 मोल बन गए। तो अब क्या होगा, 1 मोल जो मूव कर रहा था, राइट, एक मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा था, उससे 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो बताओ रैंडमनेस बढ़ी है क्या कम हुई? सुशील, हर मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ गई ना। तो एक मॉलिक्यूल अगर मान लो, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, मान लो 2 एटम में या फिर 2 मॉलिक्यूल्स में, जैसे N2 को 2N में कन्वर्ट कर दिया, 2 नाइट्रोजन गैसियस एटम, तो फिर क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन गैसियस एटम, नहीं स्पेस, स्पेस कम नहीं होगा नहीं नहीं, है ना, वॉल्यूम देख रहे हो ना वो तुम, राइट, तो स्पेस स्पेस कुछ नहीं कम होगा। दैट बोथ मॉलिक्यूल्स, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं कहीं पे भी, तो फिर भी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो अभी रीजन बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको बस डेल्टा Ng देखना है मेनली, ठीक है। डेल्टा Ng अगर कहीं पे भी पॉजिटिव हो गया तो मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, दिमाग में बस यही बिठाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन यही पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो कहीं पे भी डेल्टा Ng आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी एंट्रोपी बढ़ गई, ऐसे ही आप बोल सकते हो कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये एंट्रोपी वाला पार्ट कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं बस लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ
सबसे कि ये दूसरा आपका टेस्ट है, राइट? दूसरा मेजर टेस्ट है, एक पहला मेजर टेस्ट हो चुका है। नाउ यू कैन कंपेयर कि इन दीज 3 months हाउ यू हैव डन, मतलब एक पहली वाली परफॉर्मेंस है, दूसरी वाली परफॉर्मेंस आएगी, देन यू कैन कंपेयर कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मेरा सिंसियरनेस कम हो गया है। मुझे ये बात लगती है कि आपकी परफॉर्मेंस पहले तक शायद थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा रहता है। जब लोग एकदम से ज्वाइन करते हैं तो 2-3 महीने 4 महीने उन्होंने पढ़ाई की होती है, पहला टेस्ट था, एक मोटिवेशन भी रहा होगा। एंड दिस सेकंड टेस्ट इज लिटिल बिट लाइक उतना मोटिवेशन है नहीं है पता नहीं, आई डोंट नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड से आपको एक्चुअल में आपका खुद का नेचर पता चलेगा कि यार तुम थोड़ा कैजुअल टाइप हो, मतलब तुम्हारे नंबर नहीं आए इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ की है, और वो गड़बड़ यही है कि तुम थोड़ा कैजुअली ले गए। जैसे मैं अभी देख सकता हूँ कि जब मैं पहले पढ़ाता था तो पूछने वाले बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछते थे, अभी बहुत कम बच्चे हो गए हैं पूछने में, है ना? बहुत कम लोग डाउट पूछते हैं, राइट? या इंटरेक्ट करते हैं या बोलते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। थोड़ा सा मोटिवेटेड होके अपने आप को रखो, एंड अगर कभी मोटिवेशन नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज टॉक, है ना? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डेडिकेट माय टाइम, बट लगे रहो, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आएगा, अप एंड डाउन चलेगा, क्योंकि लंबी प्रोसेस है, जर्नी लंबी है ना? अप एंड डाउन चलेगा, बट कोई बात नहीं, अभी भी है टाइम, 5-6 दिन है, बैठ के ढंग से तैयारी करो, राइट? थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से कर लो, है ना? थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आओ। ओके, आई हैव नो आइडिया शेखर, सो मतलब ये सारी कॉल्स ना मैनेजमेंट की होती हैं कि हमको तो पढ़ाना ही है, ठीक है? कितने भी बैचेस डिवाइड हो जाए, यू विल बी हैविंग मोर और लेस सेम टीचर ही रहने वाले हैं आपके, ठीक है? चलो फिर, ओके, रिवाइज कर लेना अच्छे से, ओके। सर सॉरी, थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रही थी क्योंकि मेरी छोटी बहन बाजू में बैठी थी, मुझे लगा कि वो कुछ बोल देगी एंड इधर आवाज आ जाएगी, मुझे इसके समझ लिए। में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यस, तो वो एकदम बाजू में बैठी थी और मुझे पता था वो बोलेगी, इसके लिए उसको ही चुप कराना में बोलनी था। नो प्रॉब्लम बेटा, सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बाय बाय। मुझे इंडिविजुअल मैसेज भेज दो, आई विल सेंड द पीडीएफ जिसको चाहिए, ठीक है?